देखो PST1 और PVU1, तो हमने पढ़ा कि हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात किया कि हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों होती है। हमें वेक्टर्स की ज़रूरत 3 कारणों की वजह से होती है, क्योंकि वेक्टर्स के पास सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होती है इसके पास? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज़ जो इस वेक्टर के पास होती है वो क्या? वेक्टर के पास क्या देखने को मिलेगा? एक मिलेगा इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या मिलेगा? रिस्ट्रिक्शन साइट। तीसरी चीज जो इसके पास मिलेगी वो क्या मिलेगी? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। हुआ इतना क्लियर? सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। किसको बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। अब ये ध्यान से सुनना, जैसे मान लो PBR322 है, ये है ना, ये तो इसमें तो थे तुम PBR322, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, जल्दी से बताते जाओ। यहां क्या आएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। एक गैप रहेगा, गैप रहेगा ना एक, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? ये याद रखना है साइट, है ना, PVU1 और PST1, ठीक है। और यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा जिसका नाम क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पर 3 रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे, 3 मतलब एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, मतलब 3 उसके लिए होगा, इको R1 और क्लास CLA1 और हिंद 3, राइट, ये होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? बाम H1 और SAL1, और यहाँ पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन? टेट्रासाइक्लिन, है ना, क्या रहेगा? टेट्रासाइक्लिन। फिर एक छूटता है, और यहाँ पर क्या बनता है साथ में, या एक छूटता है? एक छूटता है ना। और यहाँ क्या मिलता है आपको? रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? पवन, है ना। ये था आपका कौन सा वेक्टर, जिसको बोलते हैं PBR322। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जितने भी साइट्स हैं, चाहे वो PVU1 हो, PST1 हो, इको R1 हो, CLA1 हो, हिंद 3 हो, बाम H1 हो, SAL1 हो, कितने भी, और ये PVU2 हो, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ये सारे क्या हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिस्ट्रिक्शन साइट्स का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब है कि ये जब आएंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स का क्या मतलब है कि ये जब आएगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा? रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और बाइंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि PST1 नाम का कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और उसने एक कट लगाया, तो वो इस पूरी रीजन को गायब कर देगा, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए। फिर बोल रहा है कि अगर मैं बाम H1 या SAL1 दोनों में से किसी का भी यूज़ करूंगा तो पूरी ये वाली साइट गायब हो जाएगी। यही मतलब हुआ रिस्ट्रिक्शन साइट का। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, दैट्स इट। फिर बोला गया कि सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का काम, रेजिस्टेंट जीन का काम क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, कि इसका काम होता है टू सेलेक्ट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स, सेलेक्ट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। यही है, सेलेक्ट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये हमारे पास एक टूल था। एक टूल हमें और क्या चाहिए था, जिसके बारे में डेप्थ में पढ़ा बहुत, वो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाने के लिए ज़रूरी था, हम लोगों ने देखा, इसका मैकेनिज़्म हम लोगों ने पढ़ा। और फाइनली हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी कि फॉरेन डीएनए से जब आप इस फॉरेन डीएनए आपको चाहिए होगा,
और इससे जब आप वेक्टर डीएनए को लाइगेट करोगे यूजिंग डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज का यूज़ करके जब लाइगेट करोगे तो वो बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखी यहाँ पर, होस्ट तो चाहिए ही। क्या चाहिए होता है लास्ट? होस्ट तो चाहिए। ये सब टूल्स के बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये नहीं पढ़ा है तुमने, है ना? ये नहीं पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आसान है, टूल्स का यूज करना है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस। टूल्स का यूज करना है फॉर द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो फॉरेन आइसोलेशन। सबसे पहले तो क्या करेंगे? पहले तो फॉरेन डीएनए निकालो, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। ये टिप्स पे होने चाहिए ये सारे स्टेप सीक्वेंस में। सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, उस फॉरेन डीएनए को निकालो। जब आप फॉरेन डीएनए को निकालोगे तो कोई ना कोई सेल तो होगा। अब वो सेल या तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है जहाँ से आपको वो डीएनए चाहिए, या फिर क्या हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है कि नहीं है? और इन सब के पास कोई ना कोई सेल वॉल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है आपको, तभी तो अंदर जाओगे ना न्यूक्लियस के पास। तो टू डाइजेस्ट द सेल वॉल, टू डाइजेस्ट सेल वॉल, टू डाइजेस्ट सेल वॉल ऑफ, हमें डाइजेस्ट करना है सेल वॉल किसका? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का अगर डाइजेस्ट करना है सेल वॉल, तो मैं यूज़ करता हूँ किसका? लाइजोजाइम का। किसका यूज़ करता हूँ? लाइजोजाइम का। फंजाई का अगर मुझे क्या करना है, फंजाई का अगर मुझे सेल वॉल डाइजेस्ट करना है, तो आपको पता है काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज यूज़ कर लूँगा। क्या यूज़ करूँगा? काइटिनेज। और अगर प्लांट आपको पता है सेलुलोज का बना होता है, तो इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो किसका यूज़ करूँगा? सेलुलेज का यूज़ करूँगा। कोई दिक्कत? फिर जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको आरएनए भी मिलेगा। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है। प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? प्रोटीएज। यही कहानी है ना। और बोला ऐसा जाता है कि, गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन बोला ऐसा जाता है कि कई जगह पर जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से बात ना बन रही हो, किसी भी चीज़ से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई यार दोस्त होते हैं, उनसे कोई काम करवाओ, ठीक है, वो करेंगे नहीं, समझ रहे हो? उसको पता चल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कोई यार दोस्त होते हैं, उनको कोई काम बोलो, करेंगे नहीं, ठीक है। उनको एक बोतल टिकाओ, तुरंत मान जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो वही कह रहा है, लास्ट में ये सब कर लेंगे, हम ये सब कर लेंगे, लेकिन लास्ट में फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चिल्ड इथेनॉल। समझ आया? लास्ट में इसके बिना गुजारा नहीं है। समझ आया? लास्ट में ये सब करने के बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चिल्ड इथेनॉल। तो वो क्या करने के लिए? सब क्लीन करने के लिए, ठीक है। तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अब चलो आइसोलेट भी फॉरेन डीएनए को कर लिया, अब आपको क्या करना है? कट करना है फॉरेन डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग व्हाट? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। और जब आप कट करोगे तो कई सारे फ्रेगमेंट्स ऐसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है ना। मान लो कि आपको इतना सा सेगमेंट की ज़रूरत है। कितने सेगमेंट की? जो डार्क पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, उतने पोर्शन की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और बाकी की ज़रूरत नहीं है। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करोगे किसी वेसल में, तो जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो भी यहीं पर होगा, और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी यहीं पर होगा। तो यू हैव टू सेपरेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इसको चाहिए तो आपका डिजायर्ड ये वाला ना, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा इससे, कट होने के बाद भी,
कट तो कर दिया आपने, चलो कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, लेकिन अभी भी ये यहीं पर है, ये यहीं पर है, ऐसे बहुत सारे डीएनए होंगे, उनको अलग करना पड़ेगा। और उसके लिए द थर्ड स्टेप दैट वी यूज फॉर, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स using gel electrophoresis, ठीक है, यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या और कैसे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह का एक इक्विपमेंट रहेगा आपके पास, ठीक है, इस तरह का एक इक्विपमेंट रहेगा आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहीं कहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो, ठीक है, पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कहीं कहीं पर पढ़ोगे, ठीक है, होता है यूज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक साइड में इधर वेल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनको बोलते हैं वेल, ठीक है। इस साइड में अब यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, साथ के साथ कोई मीडियम भी यूज़ करोगे, यहाँ पर जेल, यहाँ पर क्या मीडियम यूज़ करते हैं, एगरोस जेल, क्या यूज़ करते हैं, एगरोस जेल विच इज़ द मीडियम, एगरोस जेल विच इज़ द मीडियम, हुआ, एगरोस जेल विच इज़ द मीडियम। ये मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे आज की क्लास अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है, तो तुमको ज़ीरो समझ आएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था बायोटेक में छुट्टी मत मारना, चलो मार दी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ रिपीट, ठीक है, और तो सुन लो, कोई बात नहीं। एगरोस जेल वो मीडियम है, ठीक है। तो कह रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, हाँ, तो बस वही, पॉजिटिव चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड। अब क्या होगा, एक लाइन जो है बहुत एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन है, कहता है कि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड moves towards moves toward एनोड, क्योंकि एनोड कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये आपसे पूछ ले कि ये नेगेटिव डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो आपको पता है, बताया था आप लोगों को, कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से। तो आप, और दूसरी बात जो ये है, पहली बात ये कि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव्स टुवर्ड एनोड, तो एनोड की तरफ डीएनए को, अगर यहाँ इस वेल्स जो है इसमें डीएनए डाले जाते हैं, तो डीएनए ऑब्वियसली किस साइड में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। और हमेशा याद रखना, जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो तेज तेज भागेंगे, है ना, जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो तेज भागेंगे इसके कंपैरिजन में, है ना, छोटे फ्रेगमेंट्स तेज भाग गए ना, देखो, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स will move faster, smaller fragments will move faster, और smaller fragments अगर fast move करेगा, ठीक है, that will form bands, क्या बनाएगा वो, बैंड्स बनाएगा, हुआ क्लियर, that will form bands, ठीक है। और उन बैंड्स को देखने के लिए आप कौन से केमिकल का यूज़ करोगे, उस बैंड को देखने के लिए आप यूज़ करोगे इथिडियम ब्रोमाइड का, किसका यूज़ करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड का,
हुआ क्लियर? किसका यूज करोगे? इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करोगे। और इथीडियम ब्रोमाइड पहले, सबसे पहले इथीडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे और इथीडियम ब्रोमाइड यूज करने के बाद यूवी लाइट। कौन सी लाइट देंगे इसमें? यूवी लाइट। यहीं पे इथीडियम ब्रोमाइड डाल दो, फिर यूवी लाइट डाल दो। यूवी लाइट डालने के बाद, यूवी लाइट डालने के बाद आप देखोगे ये किस कलर के दिखाई देंगे। तो जो आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। किस कलर के दिखाई देंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। सही है। जब ब्राइट ऑरेंज कलर के दिख ही रहे हैं, मान लो कि मुझे इस वाले डीएनए सेगमेंट को कट करना है, तो मैं इसको कट करके निकाल दूंगा, है ना। तो कटिंग और एक्सट्रैक्टिंग अ जेल पीस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को, यहां से वो पीस को निकालना, ऐसे इस पीस को निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इल्यूशन। इज कॉल्ड इल्यूशन। समझ आया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। तो हमने सेपरेट कर दिया, स्ट्रैंड मिल गया, फॉरेन डीएनए भी मिल गया, मान लो ऐसे वेक्टर डीएनए भी मिल गया आपको, चलो ठीक है। अब वो दोनों को क्या, अच्छा उसके बाद अभी नहीं, अभी ये जो सेपरेशन हुआ है, ये सेगमेंट फॉरेन डीएनए मिला है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकता हूं इसको मैं, क्योंकि इस जीन में मेरा इंटरेस्ट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकता हूं। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मैं, अब देखो कभी भी केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पर रिलाई करते हो क्या? एक ऑब्जर्वेशन निकाल दी, बात ही खत्म, ऐसा तो नहीं होता है, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। सेम वे यहां पर भी आप देखोगे क्या होगा, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हमें चाहिए, या हम चाहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इतना तामझाम हम लोगों ने किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हमने सेपरेट किया यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस थी, इथीडियम ब्रोमाइड, यूवी लाइट, है ना, इल्यूशन, वो सब था। मान लो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट खो गया कहीं, या बर्बाद हो गया, कंटामिनेट हो गया किसी वजह से हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेन नहीं कर पाए। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल था ना, क्या प्रिंसिपल था? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, वो मेंटेन नहीं कर पाए हम। दूसरा प्रिंसिपल याद है ना, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, वो हम मेंटेन नहीं कर पाए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट खराब। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर खराब हो गया तो फिर सारा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे बेटर है कि आप प्रोसेस करने से पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना लो, मल्टीपल कॉपीज बना लो ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल कॉपीज बना लो किसकी? जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो मल्टीपल कॉपीज जीन ऑफ इंटरेस्ट की कैसे बनाएंगे? यूजिंग विच टेक्निक? पीसीआर। ठीक है, पीसीआर। पीसीआर का क्या मतलब होता है? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक डीएनए रेप्लिकेशन जैसी ही प्रोसेस है, जिसमें मेन जो एंजाइम की रिक्वायर्ड है आपको, एंजाइम रिक्वायर्ड है आपको, वो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? दैट इज डीएनए टैक पॉलीमरेज। किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे? डीएनए टैक पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है ना। अब डीएनए टैक पॉलीमरेज की जो जरूरत पड़ती है, आपसे सवाल ये पूछेगा ये टैक पॉलीमरेज कहाँ से आया? तो आप बोलोगे ये टैक पॉलीमरेज आता है थर्मस एक्वेटिकस से। कहाँ से आता है ये? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो कि एक तरह का थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है। थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया का मतलब विच कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, विच कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये इस एंजाइम का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया है, किस बैक्टीरिया से यूज किया है? थर्मस एक्वेटिकस, ये भी याद रखना। फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं?
डीनेचुरेशन। तो हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट तो था ही, डीएनए था ही, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना हमारा एम है ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना हमारा एम है। तो क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना हमारा एम है, तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसीआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग पीसीआर कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? तो पहला स्टेप पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है, डीनेचुरेशन। क्या है, डीनेचुरेशन है। पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन है। पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। जब 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड के लिए दोगे आप, तो आप देखोगे कि ये जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, जब यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा ना, तो यहाँ पर देखोगे दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट। तो यहाँ पे कोई हेलिकेज की ज़रूरत नहीं हुई। इसने एक तरह से हेलिकेज का काम किया कि नहीं किया। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड स्टेप जिसको हम बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं, एनीलिंग। एनीलिंग मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, आरएनए प्राइमर्स। पूरा बोला करो, एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। कौन से एंड पर, एट 3' एंड। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड कर दोगे आप। आरएनए प्राइमर याद है, हम लोगों ने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, हम लोगों ने बोला था कि आरएनए प्राइमर जो होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं ये, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, दैट्स इट। यही हुआ, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। तो यहाँ पर एक प्राइमर लग गया 5' to 3', और यहाँ पर एक लग गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। अब यहाँ पर हम लाएंगे अपने बाहुबली को, जिसका नाम क्या है, डीएनए टैग पॉलीमरेज। डीएनए टैग पॉलीमरेज जैसे ही यूज़ करेंगे हम लोग, तो डीएनए टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए की एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस नहीं है, ये पर्टिकुलर डीएनए की एक स्ट्रैंड है। तो इस स्ट्रैंड में ये क्या करना चालू करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है इस डायरेक्शन में काम करता है ना, 5' to 3' की डायरेक्शन में, ये खुद 5' to 3' की डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, दो स्ट्रैंड थी ना, एक थी 5' to 3' और दूसरी है 3' to 5'। यहाँ पे 3' में प्राइमर लगा हुआ था। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगेन डीएनए टैग पॉलीमरेज आएगा, तो डीएनए टैग पॉलीमरेज 5' to 3' की डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसे 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 एटीसीजी लगाता जाएगा। और जब ये एटीसीजी लगाता जाएगा, तो जहाँ पहले आपके पास एक स्ट्रैंड थी, अब कितनी स्ट्रैंड्स आ गई हैं, कितने आ गई हैं, दो डीएनए बन गए हैं अब आपके पास। इसी को अगर मैं डीनेचुरेशन दोबारा कर दूं, रिपीट करते रहूं, तो क्या मल्टीपल कॉपीज बनेंगे कि नहीं आएंगे, बनते रहेंगे ना। एक क्वेश्चन आया था कि कितने बिलियन साइकिल बनेंगे, कितने देखना एक बार एनसीईआरटी में कितना बोला है, कितने बिलियन बनेंगे, कितने साइकिल, क्या लिखा है वहाँ पे लास्ट में, 1 बिलियन। ये लाइन याद रखना कि क्या है, 1 बिलियन डीएनए, 1 बिलियन टाइम्स क्या, क्या बोल रहे हैं, 1 बिलियन टाइम 30 साइकिल्स, 30 साइकिल्स चलेगी। ठीक है, ठीक है, हाँ 30 साइकिल्स चलेगी 1 बिलियन टाइम्स, बस ये याद रखो। यहाँ पे 30 साइकिल्स की बात कर रहा है, इसी बात। आगे ध्यान दो, ये समझ आया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मल्टीपल कॉपीज भी बना लिया आपने, अब क्या करना चाहते हैं हम, मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद हम क्या करना चाहेंगे कि भाई इस फिफ्थ
फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। अब तो फॉरेन डीएनए अच्छे से मिल गया ना आपको, तो इस फॉरेन डीएनए को जोड़ दो किसके साथ में, वेक्टर डीएनए के साथ में, एंड फॉर्म क्या बना दो, एंड फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हुआ क्लियर? क्या बनाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ। क्लियर हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद वेक्टर डीएनए एंड फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ। चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया एक बार, और उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ लाइगेज यूज करोगे। लाइगेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे आप, लाइगेज यूज करोगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे यहाँ पे, डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? इतना हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इससे आगे हमें पढ़ना है। समझ आया क्या इतना? ठीक है, वेक्टर डीएनए का क्या यूज है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉरेन डीएनए, डीएनए लाइगेज और होस्ट, ये आपके टूल्स हो गए। यहाँ पर PBR 322 बताया मैंने। मेन इसके पास याद रखना अभी कि इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है इसके पास एम्पिसिलिन, और दूसरा क्या होता है, एक होता है एम्पिसिलिन और दूसरा क्या होता है इसके पास, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो क्या काम करेगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल होस्ट है, होस्ट के पास, होस्ट अपना एक सेल है, जैसे मैं बोलता हूँ होस्ट क्या है, एक सेल है। अब होस्ट थोड़ी ये अलाउ करेगा, ठीक है, होस्ट ये अलाउ तो नहीं करेगा ना कि बाहर से कोई भी सेल उठा के, कोई भी डीएनए उठा के आप होस्ट के सेल में डाल दो, नहीं अलाउ करेगा वो अलाउ ही नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, वो अलाउ नहीं करेगा, तो फिर क्या करें, होस्ट के पास क्या होगा पहले ये देखते हैं। होस्ट के पास कोई ना कोई एंटीबायोटिक जरूर बन रही होगी टू किल दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो फॉरेन पार्टिकल ना, तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है, इस फॉरेन पार्टिकल को जब आपको क्या करना होगा, फॉरेन पार्टिकल को जब आपको किसी होस्ट में इंसर्ट करोगे तो वो जो होस्ट है वो इस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देगा, यानी कि होस्ट के पास एंटीबायोटिक होगा। अब आपको होस्ट से क्या बचना पड़ेगा, होस्ट के एंटीबायोटिक से बचना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके रेप्लिकेट होगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? तो अब क्या है कि इसका जुगाड़ हमने लगा लिया है। क्यों? क्योंकि वेक्टर डीएनए है। मान लो कि होस्ट के पास क्या है, होस्ट के पास एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है। होस्ट के पास क्या है, एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है। होस्ट के पास अगर एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, होस्ट के पास अगर एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है और मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास भी तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा बाय डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर कट नहीं हुआ है तो, है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो होगा ही। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मान लो कि मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास है। एम्पिसिलिन, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास कौन सा रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। जिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होने का मतलब ये है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि अगर इसको, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको अगर ऐसे इन्वायरमेंट में मैं डाल दूं, जहां पर एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो, जहां पर एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो, तो क्या इसे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक कुछ कर पाएगा होस्ट में जाने के बाद? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर होस्ट, ठीक है, होस्ट की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। होस्ट की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। होस्ट की बॉडी में एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट है।
और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं उठा के डाल देता हूं कहां पे, होस्ट में। क्या ये एम्पिसिलिन मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कुछ कर पाएगा? हाँ या ना? नहीं समझ आया? नहीं आ रहा समझ? देख मैं बोल रहा हूं कि जैसे इसको ऐसे समझो कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है उसके वो एंटीबायोटिक खाती है, आप लोग एंटीबायोटिक खाते हो, होस्ट कुछ नहीं है, ह्यूमन बॉडी है। अभी समझो होस्ट क्या है, मान लो कि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी ने बैक्टीरिया से बचने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक खाई है? कौन सी दवाई खा ली? एम्पिसिलिन नाम। ये तो समझ में आ रहा है। हम लोगों ने, मैंने जो है वो एक बैक्टीरिया था मेरी बॉडी में, बैक्टीरिया है मेरी बॉडी में, कोई फॉरेन पार्टिकल है वो मेरी बॉडी में आया, तो उससे बचने के लिए मैंने कौन सी दवाई खा ली? एम्पिसिलिन नाम की दवाई खा ली। तो एम्पिसिलिन नाम की दवाई खा ली तो आइडियली तो बैक्टीरिया मर जाना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के लिए, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो क्या वो बैक्टीरिया किल होगा? अब बैक्टीरिया को रिप्लेस कर दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से और होस्ट को रिप्लेस कर दो यहाँ से। समझ आया? कहानी अब समझ में आई? सेम फिनोमिना पे काम करते हैं हम लोग भी। जैसे अब बोल रहा है कि अब ध्यान से समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और अगर उसको ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दूं जहां पर ऑलरेडी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो क्या ये किल होगा कि नहीं होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा मान लो कि मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। क्या है उसके पास? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। और होस्ट के पास क्या है? एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, ठीक है, एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्या मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आगे जाके सरवाइव कर जाएगा? नहीं। अगर इसके पास एम्पिसिलिन नाम की दवाई है तो इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, तभी जाके सरवाइव करेगा। ये बात समझ आया कि नहीं? होना चाहिए ना। क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एम्पिसिलिन से बचा लेगा? बचा पाएगा क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? हाँ जी, आया समझ? तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन साइट, तो हम समझ गए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। जब भी हम लोग कट लगाते हैं किसी रिस्ट्रिक्शन साइट पे, तो जब भी हम लोग कट लगाते हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट पे, तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो गायब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सोच के जवाब देना, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं समझाऊं तुमको समझ आ जाएगा, खुद से सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस पर ध्यान देना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ किया, उस एंजाइम का नाम था BAMH1। इतनी कहानी समझ आई? सेंटेंस समझ आया? मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया था, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है? BAMH1। तो मुझे ये बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन जाएगा, क्या वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा कि नहीं ग्रो कर पाएगा? देखते हैं किसमें लगता है इतना दिमाग, बताओ। मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कट तो करना ही पड़ेगा, अभी देखा आपने, लेकिन कट मैंने कौन सी साइट पे किया है? BAMH1, क्योंकि BAMH1 वाली साइट पे ही कट लगेगा, क्योंकि BAMH1 ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यूज किया था वेक्टर डीएनए को भी कट करने के लिए। और आपको ये बात पता है कि फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज करते हैं हम, वेक्टर डीएनए को भी कट करने के लिए सेम एंजाइम का यूज करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को सेम कट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बनाने होते हैं हमें। अब मुझे ये बताओ अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कट किया है BAMH1
वही सेम क्वेश्चन, बाम H1 की मदद से, मतलब फॉरेन डीएनए को, वेक्टर डीएनए को, दोनों को बाम H1 की मदद से कट किया है, या बोल दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बाम H1 की मदद से बनाया है, तो मुझे ये बताओ क्या वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा? हाँ, क्यों नहीं ग्रो करेगा? हाँ त्रिषा, समर, क्यों ग्रो नहीं करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, यही समझना था बस। इतना अगर समझ में आ गया तो क्लियर है ये टॉपिक। समझ आया क्या बोला समर ने? उसने बोला कि भैया जब आप यूज करोगे बाम H1, तो बाम H1 जब आपने यूज किया तो इतना पोर्शन तो गायब ही हो गया ना। जब इतना पोर्शन गायब हुआ तो वो टेट्रासाइक्लिन को छोड़ देगा क्या? वो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन भी उठा के लेके गया है। चाहे मैं बाम H1 यूज करूं या सेल1 यूज करूं, टेट्रासाइक्लिन तो गायब हो ही जाएगा। और अगर इसी रिकॉम्बिनेंट और इसी साइट पर कौन आकर बाइंड करेगा? भाई ये वाला पूरा साइट हट गया, हट गया ना पूरा। इस साइट को हटाया क्यों है? यहां पर कौन आके बाइंड करेगा? फॉरेन डीएनए। नहीं समझे? समझ आया? इसी साइट पर कट लगेगा तो इसी साइट पर कौन आकर बाइंड करेगा? फॉरेन डीएनए। अब ये वेक्टर डीएनए नहीं रहेगा, पूरा क्या बन जाएगा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? तो क्या इसको अगर मैं टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाल दूं, टेट्रासाइक्लिन वाले होस्ट में डाल दूं, क्या ये सरवाइव कर जाएगा? एम्पिसिलिन वाले होस्ट में डाल दूं तो कर जाएगा। दोबारा एक क्वेश्चन, एक दोबारा क्वेश्चन, एक मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब कट लगाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? HindIII। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया? HindIII। अगर मैंने HindIII का यूज किया, क्या वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर जाएगा? जनता के साथ जाना चाह रहे हो तो बताओ, बताओ क्या वो दोनों, मतलब क्या वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर जाएगा? कर जाएगा। क्यों? क्यों? बोलना, जवाब दो। अब मुझे ये बताओ, मैं बोल रहा हूं कि HindIII ने कट लगाया है, तो HindIII ने किस रीजन पे कट लगाया होगा? ऊपर वाला रीजन गायब हो गया, वहां फॉरेन डीएनए आया है। ये दोनों तो अभी भी हैं, ये दोनों तो अभी स्टेबल वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या ये एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं समझ आया? नहीं आया ना समझ? अभी देख, मैंने बोला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या यूज किया है मैंने? HindIII। तो कट कहाँ लगा होगा? ये पूरा वाला साइड गायब हो गया होगा। HindIII जब मैंने यूज किया तो ये पूरा साइड गायब हो गया। जब ये पूरा साइड गायब हो गया तो यहीं पर कौन आया होगा? फॉरेन डीएनए भी यहीं पर आया होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। जब यहाँ पे फॉरेन डीएनए आ गया, वेक्टर डीएनए ये था ही, ये क्या बन चुका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में डालूं जहाँ पर कौन सा एंटीबायोटिक है, जहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्या ये सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अरे कट तो यहाँ लगा है ना, ये दोनों तो अभी भी स्टेबल है, ये तो अभी भी स्टेबल है। अगर मैं इसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाल दूं तो इसके पास रेजिस्टेंट जीन तो हुआ ही, तो सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा? अब आया समझ? क्या? अब दोबारा जवाब दे। अब मुझे ये बता, अगर इसी को HindIII वाला है, कोई HindIII से कट किया था मैंने, यहीं पे कट लगाया और फिर ऐसे मीडियम में डाला जहां पर टेट्रासाइक्लिन था, क्या ये ग्रो कर जाएगा? क्यों? उसके पास टेट्रासाइक्लिन भी तो है। तो इसका मतलब अगर HindIII से कट करता हूं मैं तो दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों ही रेजिस्टेंट जीन है। त्रिषा समझ आ रहा है? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सबिया। समझ आ रहा है? आ रहा है? दोबारा बताओ, अब तो बता दे। अच्छा, क्या बता रहे हैं? अगर मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहा हूं जिसका नाम है, त्रिषा बताना है अब, ठीक है? अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करूं जिसका नाम क्या है? PST1। किसका नाम है? PST1। तो PST1 अगर यूज करूंगा, क्या वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएगा? क्यों? क्योंकि ये गायब हो जाएगा। तो क्या कैसे एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएगा?
क्या वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा? अगर PstI यूज किया है तो क्या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा? कर जाएगा ना, क्योंकि उसके पास कट तो यहां लगा है, टेट्रासाइक्लिन तो अभी भी है। समझ आया कि नहीं आया? जो डीएनए होस्ट में जाने के बाद सरवाइव कर जाएगा उसे ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। उस होस्ट को, वो होस्ट, ठीक है, वो होस्ट जिसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला और उसने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उसके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कुछ नहीं हुआ, तो उस होस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। लेकिन जिस होस्ट ने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया उसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाउ विल यू सेलेक्ट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में सिलेक्शन आप कैसे करोगे? यूजिंग द सेलेक्टेबल मार्कर, यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कैसे? देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बनाया? एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया। क्या बनाया? एक, यही सबसे ज़्यादा ट्रिक करता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रिक करता है ना इस चैप्टर में, ये वाला टॉपिक ये करता है, थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि बैक्टीरिया, लाइसोजाइम, फंजाई, काइटिनेस, प्लांट, सेलुलेस, आरएनएस, प्रोटीएस, मस्त रहो, चिलिलिथिनॉल। इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या? कोई दिमाग नहीं लगाना है, बात ही क्लियर है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जहां दिमाग लग जाता है वहां तुम लोग बोल जाते हो। सुन लो, ठीक है, क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने क्या किया, अब देखो वो भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, अंधे कुएं में कूदने वाली बात होगी कि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बनाया, होस्ट का मुझे पता नहीं है मान लो, ठीक है, होस्ट सेल का मुझे पता नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उठा के होस्ट में डाल दिया। इसके बाद तो यही करने वाला हूँ ना मैं, इसलिए इतना समझा रहा हूँ। लाइगेशन तो हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनता क्या है? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने का। तो होस्ट में डाल नहीं सकते, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही मर गया। आप सोचोगे यार वेक्टर डीएनए था, मेरा वेक्टर डीएनए तो था सही। जब आपको इतना सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतना प्रोसेस करने के बाद अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट खराब हो गया तो कितना दुख हो रहा था।